तो भाई, आप एक इंसान हैं। एक आम इंसान की तरह आपको जिंदा रहने के लिए अच्छा खाना चाहिए, सर छुपाने के लिए एक प्रीमियम घर चाहिए, दोस्तों के सामने शो ऑफ करने के लिए एक लेटेस्ट फोन चाहिए और लाइफ में वो सब कुछ चाहिए जो आपके पड़ोसी के पास है। यह ह्यूमन नेचर है। हमारी डिजायर्स, हमारी ख्वाहिशें अनलिमिटेड हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इस यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा ग्लिच है, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे कोई एआई, कोई टेक्नोलॉजी सॉल्व नहीं कर सकती। दुनिया में इतना सामान है ही नहीं, सबके लिए बड़े घर नहीं है, सबके लिए लेटेस्ट फोन्स नहीं है और डेफिनेटली सबके लिए अनलिमिटेड पैसा और टाइम नहीं है। हर चीज की एक गिनती है, एक लिमिट है। इस हार्श रियलिटी को, इस प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स की भाषा में कहते हैं स्कार्सिटी। ये स्कार्सिटी ही वो मेन रीजन है कि आपको जिंदगी में सब कुछ नहीं मिल सकता। अगर इस दुनिया में अनलिमिटेड पिज्जा होते, अनलिमिटेड वाईफाई होता और सबके बैंक अकाउंट्स में अनलिमिटेड जीरो होते, तो इकोनॉमिक्स नाम का सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम सब आराम से सो रहे होते। पर क्योंकि सब लिमिटेड है, तो अब हमें एक बहुत मुश्किल काम करना पड़ता है। हमें लेनी पड़ती हैं चॉइसेस। इकोनॉमिक्स सिर्फ पैसों की स्टडी नहीं है, ये इस बात की स्टडी है कि जब रिसोर्सेज कम होते हैं तो इंसान अपने डिसीजंस कैसे लेता है। मिलिए रवि से। रवि एक 22 साल का स्टूडेंट है। उसके पास आज रात सिर्फ 3 घंटे का टाइम है। उसके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो दोस्तों के साथ नई वेब सीरीज देख ले या कल सुबह होने वाले अपने फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ ले। अगर उसने सीरीज चुनी तो उसने अपने आने वाले एग्जाम के मार्क्स हमेशा के लिए सैक्रिफाइस कर दिए। इकोनॉमिक्स में आपकी इस कुर्बानी को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमें लगता है चीजों की कीमत पैसों में होती है। नहीं, आप जिंदगी में जो भी एक चीज चुनते हैं, उसकी असली कीमत वो चीज है जो आपने उसे पाने के लिए छोड़ दी। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉमेडी रील्स है जो आप इस वक्त स्क्रॉल कर सकते थे। आप हर सेकंड एक कीमत चुका रहे हैं। आई होप दिस वीडियो इज वर्थ योर टाइम। अब जब हम सबके पास लिमिटेड टाइम और लिमिटेड पैसा है, तो ये दुनिया चलती कैसे है, जहां एंट्री होती है ट्रेड की। ध्यान से देखिए, रवि के पास वीडियो एडिटिंग की कमाल की स्किल है, पर उसके पास अपना अगला रेंट देने के लिए पैसे नहीं है। दूसरी तरफ अमित है। अमित एक 28 साल का कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है जो साइड में एक यूट्यूब चैनल चलाता है। अमित के पास पैसे हैं, पर ऑफिस के बाद वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक जादू होता है। रवि अमित के लिए वीडियो एडिट करता है और अमित रवि को पैसे देता है। दोनों को वो मिल गया जो उन्हें चाहिए था, विन सिचुएशन। लेकिन लोग क्रिएट करते क्यों हैं? इसका जवाब एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट में छुपा है, जिसे कहते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। मान लीजिए अमित वीडियो एडिटिंग में रवि से बहुत ज्यादा अच्छा है। वो रवि से दुगनी स्पीड में वीडियो एडिट कर सकता है। तो क्या अमित को खुद एडिट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि अमित का असली काम, उसका प्राइमरी बिजनेस उसे लाखों रुपए कमा कर दे रहा है। अगर वो एडिटिंग में अपना टाइम वेस्ट करेगा तो उसका बिजनेस डूब जाएगा। इसलिए भले ही रवि एडिटिंग में थोड़ा एवरेज हो, अमित अपना काम रवि को आउटसोर्स करेगा। ट्रेड इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि कौन सबसे बेस्ट है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन किस काम को सबसे कम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में कर सकता है। आप चाहे जिंदगी में किसी काम में कितने भी बुरे क्यों ना हो, इस दुनिया की इकोनॉमी में किसी ना किसी को आपकी जरूरत है, क्योंकि वो अपना टाइम बचाना चाहता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर इकोनॉमिकली यूजफुल। अब आप इस स्कार्सिटी, ट्रेड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और कंपैरेटिव एडवांटेज को एक डब्बे में डालिए और उसको जोर से हिलाइए। बूम! आपने अभी अभी एक मार्केट इन्वेंट कर लिया है। मार्केट कोई फिजिकल बिल्डिंग नहीं है जहां आप शॉपिंग करने जाते हैं। ये एक इनविजिबल सिस्टम है जहां बायर्स और सेलर्स इंटरैक्ट करते हैं। और इस पूरे मार्केट को चलाने वाला सिर्फ एक सिंगल रूल है, इंसेंटिव्स। इंसान सिर्फ इंसेंटिव्स पर रिएक्ट करता है। अगर एक आम सा पिज्जा 10,000 रुपए का हो तो आप उसे कभी नहीं खरीदेंगे। वही पिज्जा 10 रुपए का हो जाए तो आप अकेले 5 पिज्जा खा जाएंगे। लो प्राइस बायर्स को अट्रैक्ट करते हैं, हाई प्राइस सेलर्स को लालच देते हैं। आइए इसे इंडिया के सबसे इमोशनल टॉपिक से समझते हैं, प्याज। डिमांड का मतलब है कि 140 करोड़ इंडियंस एक पर्टिकुलर प्राइस पर कितना प्याज खरीदना चाहते हैं। सप्लाई का मतलब है कि देश के सारे किसान मिलकर कितना प्याज बेचना चाहते हैं। जहां पर बायर का बजट और सेलर का प्रॉफिट मैच करता है, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। ये वो मैजिकल नंबर है जहां सब खुश है। लेकिन एक दिन महाराष्ट्र में अचानक लगातार बारिश होती है। प्याज की आधी फसल मिट्टी में बर्बाद हो जाती है। प्याज की सप्लाई अचानक से क्रैश कर गई। पर अमित को और बाकी पूरे देश को अपनी पाव भाजी में और चिकन में प्याज डालना ही है। उनकी डिमांड वहीं की वहीं है। जब मार्केट में किसी चीज की सप्लाई खत्म हो जाए पर लोग उसके लिए डेस्परेट हो, तो प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर भागता है।
₹20 किलो का प्याज अचानक से ₹100 किलो हो जाता है। लोग गुस्सा होते हैं, टीवी पर डिबेट्स होती हैं, पर यह ₹100 का प्राइस टैग असल में एक सिग्नल है। जब प्याज महंगा होता है तो हर गांव का किसान देखता है कि प्याज में बहुत बड़ा प्रॉफिट है। अगले साल हर किसान अपने पूरे खेत में सिर्फ प्याज उगाता है। नतीजा, अगले साल मार्केट में इतना प्याज आ जाता है कि सप्लाई डिमांड से बहुत आगे निकल जाती है और दाम गिरकर वापस ₹10 आ जाते हैं। एडम स्मिथ ने 1776 में इस ऑटोमेटिक सिस्टम को दी इनविजिबल हैंड कहा था। इस मार्केट को चलाने के लिए किसी नेता, किसी डिक्टेटर की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ मैथ्स, ह्यूमन डिजायर और डेस्परेशन का एक साइलेंट कॉम्बिनेशन है। जब भी सरकार इस इनविजिबल हैंड को रोकने की कोशिश करती है और जबरदस्ती प्राइस कंट्रोल दिलाती है, तब मार्केट ब्लैक मार्केट में बदल जाता है। लेकिन सोचिए, अगर अमित को प्याज चाहिए और उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा लैपटॉप है। प्याज वाले को लैपटॉप नहीं चाहिए, उसे अपने बच्चे के लिए दूध चाहिए। ये बार्टर सिस्टम कितना कॉम्प्लिकेटेड था। इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इंसानों ने अपना सबसे बड़ा इन्वेंशन किया, मनी। आपको लगता है पैसे की अपनी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू होती है? नहीं, पैसा सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। इतिहास में पैसा पत्थर हुआ करता था, फिर काउज, फिर सोने के सिक्के, फिर पेपर के नोट और आजकल मोबाइल स्क्रीन पर दिखने वाले डिजिटल नंबर्स। इन सब में सिर्फ एक चीज कॉमन है, ट्रस्ट। अगर कल सुबह देश का सेंट्रल बैंक टीवी पर आकर कहबे कि आज रात 12 बजे से 500 का नोट लीगल टेंडर नहीं है, तो वो नोट सिर्फ एक रद्दी का टुकड़ा बन जाता है। मनी इज प्योर बिलीफ। ये एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, ताकि आप आज काम करके अपने पैसे कल के लिए बचा सकें। और इस पैसे के मैट्रिक्स को कंट्रोल करने के लिए हमने बनाए बैंक्स। लोगों को लगता है बैंक एक लॉकर रूम है, आप अपने पैसे वहां रखते हैं और वो वहां सेफ पड़े रहते हैं। दिस इज द बिगेस्ट लाई। बैंक्स आपका डिपॉजिट लेते हैं और वही पैसा दूसरे लोगों को घर या गाड़ी खरीदने के लिए उधार पर दे देते हैं। इस लोन पर वो हेवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। असलियत में जब अमित बैंक से 1 लाख रुपए का कार लोन लेता है, तो बैंक का मैनेजर किसी वॉल्ट से 1 लाख निकाल कर नहीं देता। वो बस अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर 1 लाख टाइप करके अमित के अकाउंट में भेज देता है। एक बटन दबते ही नया पैसा हवा से पैदा हो जाता है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। बैंक्स के पास उतना कैश होता ही नहीं है जितना वो लोन दे चुके होते हैं। नया पैसा मार्केट में तब बनता है जब आप लोन लेते हैं। यह सिस्टम तब तक परफेक्टली काम करता है जब तक सब लोग एक साथ खड़े होकर बैंक से अपना पैसा वापस मांगने ना आ जाए। अगर अचानक लोगों में पैनिक फैल जाए और हजारों लोग एटीएम के बाहर खड़े हो जाए, तो बैंक तुरंत कोलैप्स कर जाएगा। इस डरावने मंजर को बैंक रन कहते हैं। इसीलिए हमारी सरकारें हमारे डिपॉजिट्स पर इंश्योरेंस देती हैं, ताकि लोग पैनिक ना करें और ये मैट्रिक्स चलता रहे। अब इस बड़ी सी इकोनॉमी में कितना कुछ बन रहा है, लोग कितना खर्च कर रहे हैं और हमारा देश दुनिया में कहां स्टैंड करता है, इसका पता कैसे लगाएं? इसके लिए इकोनॉमिस्ट्स ने एक अल्टीमेट स्कोरबोर्ड बनाया है, जिसे हम कहते हैं जीडीपी। अगर आपने दत्त एंड सुंदरम की इंडियन इकोनॉमी पढ़ी हो, तो आप जानते हैं कि जीडीपी का मतलब है एक देश की बाउंड्री के अंदर एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, उनकी टोटल मार्केट वैल्यू। ये वैल्यू 3 तरीकों से कैलकुलेट की जा सकती है: प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच या सबसे कॉमन कंजम्पशन अप्रोच, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। इंडिया आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और इसका सारा क्रेडिट इस जीडीपी ग्रोथ को जाता है। जीडीपी की ग्रोथ आती है प्रोडक्टिविटी से। अगर आपका किसान हाथ से खेती करके दिन में 10 किलो गेहूं उगाता है और अमेरिका का किसान ट्रैक्टर यूज करके 1000 किलो गेहूं उगाता है, तो अमेरिका की प्रोडक्टिविटी हाई है। हाई प्रोडक्टिविटी मीन्स देश अमीर है। लेकिन जीडीपी नाम के स्कोरबोर्ड में एक बहुत बड़ा झोल है, एक ऐसी सच्चाई जिसे वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक सब इग्नोर करते हैं। चीफ इकोनॉमिस्ट कौशिक बासु अपनी बुक एन इकोनॉमिस्ट इन द रियल वर्ल्ड में इस फ्लॉ को नंगा करते हैं। मिलिए मीना से। मीना 39 साल की एक होम मेकर है। वो सुबह 6 बजे उठती हैं और रात 11 बजे तक नॉन स्टॉप काम करती हैं। वो अपनी फैमिली के लिए एक प्रोफेशनल शेफ है, अपने बच्चों के लिए एक होम ट्यूटर है, घर के बुजुर्गों के लिए एक नर्स है और घर के खर्चे मैनेज करने वाली एक फाइनेंशियल प्लानर है। अगर आप इन 4 कामों के लिए मार्केट से प्रोफेशनल लोग हायर करेंगे, तो आपको महीने का कम से कम 40,000 रुपये देना पड़ेगा। पर क्योंकि मीना को इन डेली कामों के लिए कोई कैश, कोई सैलरी नहीं मिलती, हमारे देश की इकोनॉमी, हमारी ये सो कॉल्ड जीडीपी उनके इस काम की वैल्यू को जीरो मानती है। ध्यान से सुनिए, अगर अमित बाहर जाकर किसी रेस्टोरेंट में 500 रुपये का जंक फूड खाता है, तो देश की जीडीपी 500 रुपये से बढ़ जाती है। पर अगर मीना पूरा दिन किचन में खड़े रहकर अपनी फैमिली के लिए सेहतमंद खाना बनाती है, तो जीडीपी को कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर एक केमिकल फैक्ट्री अपना धुआं हवा में छोड़कर नदियां गंदी करती है तो फैक्ट्री का प्रॉफिट जीडीपी को बढ़ाता है, पर उस पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों को जीडीपी माइनस नहीं करती। जीडीपी एक थर्मोमीटर है, ये बुखार तो बता देता है पर बीमारी की असली वजह छुपाता है। हमें लगता है कि पैसे बैंक अकाउंट में सेफली पड़े हैं, हम एफडी कराकर चैन की नींद सोते हैं, पर सच ये है कि एक साइलेंट चोर, एक अदृश्य शिकारी हर पल आपकी जेब से पैसे निकाल रहा है। उसका नाम है इन्फ्लेशन। आइए इस डीप मैट्रिक्स को फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की किताब आई डू व्हाट आई डू और उनके मशहूर डोसा इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट से समझते हैं। मान लीजिए अमित के पास आज 100 रुपए है। वो इसे बैंक में डिपॉजिट करता है जहां उसे 10% का अट्रैक्टिव इंटरेस्ट मिलता है। 1 साल बाद अमित अपना अकाउंट चेक करता है और उसमें 110 रुपए हो चुके हैं। अमित बहुत खुश है कि उसने 10 रुपए कमा लिए, पर पिछले साल अमित जिस स्ट्रीट वेंडर से अपना फेवरेट मसाला डोसा खाता था वो डोसा एग्जैक्टली 100 रुपए का था। इस 1 साल में देश में महंगाई 12% से बढ़ गई, तो अब उस वेंडर ने अपने डोसा का दाम बढ़ाकर 112 रुपए कर दिया। अब अमित की रियलिटी देखिए, उसके बैंक अकाउंट में पैसे बढ़कर 110 रुपए हो चुके हैं, पर डोसा अब 112 रुपए का हो गया है। टेक्निकली अमित के पैसे बढ़े, पर एक्चुअली अमित गरीब हो गया। वो अब अपना कल वाला खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये इन्फ्लेशन का इल्यूजन है जो मिडिल क्लास को कभी अमीर नहीं होने देता। पर यह इन्फ्लेशन आता कहां से है? याद है प्याज का एग्जाम्पल? जब इकोनॉमी में सेंट्रल बैंक जैसे हमारा आरबीआई जरूरत से ज्यादा नए नोट्स प्रिंट करके मार्केट में डाल देता है तो हर इंसान के पास पैसा आ जाता है, पर सामान उतना ही रहता है। इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल, व्हेन मोर मनी चेसेस द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स, प्राइसेस एक्सप्लोड, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अगर ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हाइपर इन्फ्लेशन बन जाता है, जैसे जिम्बाब्वे में हुआ था, जहां $100 ट्रिलियन के नोट से एक ब्रेड भी नहीं आती थी। इसीलिए रिजर्व बैंक हमेशा इंटरेस्ट रेट्स को मैनिपुलेट करता रहता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आरबीआई लोन महंगा कर देता है ताकि लोग खर्च कम करें। जब ग्रोथ बढ़ानी होती है तो लोन सस्ते कर दिए जाते हैं। लेकिन सरकार इन फ्लाईओवर्स, हॉस्पिटल्स और आर्मी के टैंक्स के लिए पैसा कहां से लाती है? सरकार कोई बिजनेस तो करती नहीं, उसके पास पैसे कहां से आते हैं? जवाब है आपकी जेब से। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस एक जबरदस्ती का चंदा है जो आपको देना ही पड़ता है, अगर नहीं देंगे तो जेल जाएंगे। इंडिया में मेनली 2 मेजर टैक्स सिस्टम्स हैं। पहला है डायरेक्ट टैक्स, ये प्रोग्रेसिव होता है, यानी जो ज्यादा कमाता है वो ज्यादा देता है। पर सच्चाई ये है कि देश में सिर्फ 2 से 3% लोग ही इनकम टैक्स भरते हैं। दूसरा और सबसे बड़ा जाल है इनडायरेक्ट टैक्स। अरविंद सुब्रमण्यम ने एक्सप्लेन किया है कि कैसे जीएसटी ने पूरे इंडिया को एक सिंगल मार्केट बनाया, पर यह टैक्स बहुत रिग्रेसिव यानी भेदभाव वाला हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मुकेश अंबानी मार्केट से 50 रुपए का नमकीन का पैकेट खरीदते हैं और एक डेली वेज मजदूर भी वही पैकेट खरीदता है, तो दोनों ने एग्जैक्टली सेम टैक्स भरा है। मजदूर की आमदनी के हिसाब से उसने अंबानी से लाख गुना ज्यादा टैक्स का बोझ उठाया। जब सरकार टैक्स से जमा किए हुए पैसे से ज्यादा खर्च करने लगती है, जैसे फ्री राशन, सब्सिडीज या इंफ्रास्ट्रक्चर पर, तो उसके बजट में घाटा होता है। इसे फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। इस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार पब्लिक से और मार्केट से उधार लेती है। इस उधार लेने की रिसिप्ट को गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं। सालों का जमा हुआ ये उधार नेशनल डेट बन जाता है। अगर सरकार उधार का पैसा प्रोडक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाईवेज या पोर्ट्स बनाने में लगाए तो इकोनॉमी बूम करती है। पर अगर सरकार सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए उधार लेकर फ्रीबीज बांटती रहे तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और श्रीलंका या अर्जेंटीना जैसी हालत हो जाती है। दुनिया में कोई भी देश अकेले सब कुछ नहीं बना सकता। इंडिया आईटी सर्विसेज, सॉफ्टवेयर और स्पाइसेस में दुनिया में बेस्ट है, पर हम एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स और क्रूड ऑयल में पीछे हैं। इसलिए हम अपना सॉफ्टवेयर अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं और बदले में मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। इसे कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेड फिर से उसी कंपैरेटिव एडवांटेज के लॉजिक पर चलता है जिससे रवि और अमित का व्यापार चला था। फ्री ट्रेड की वजह से आज आपके हाथ में एक पावरफुल स्मार्टफोन बहुत सस्ते दाम में है। इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। पर इसका एक डार्क साइड भी है। जब बाहर का सस्ता सामान देश में आता है तो लोकल फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं और लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इसलिए देश के बिजनेसेस को बचाने के लिए सरकारें कभी-कभी बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा देती हैं, जिसे टैरिफ्स या प्रोटेक्शनिज्म कहते हैं। ये लोकल इंडस्ट्री को बचाता है पर आम आदमी के लिए चीजें महंगी कर देता है। लेकिन ट्रेड होता कैसे है? इंडिया का रुपया अमेरिका में नहीं चलता और जापान का येन इंडिया में नहीं चलता। यहां जन्म होता है दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल मार्केट का, यानी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। एक्सचेंज रेट आपको बताता है कि एक करेंसी की दूसरी करेंसी के मुकाबले क्या औकात है। मान लीजिए $1 इक्वल्स 90 रुपीस था।
कुछ दिन बाद $1 इक्वल्स 95 रुपीस हो गया। इसे कहते हैं रुपये का गिरना, यानी डिप्रिसिएशन। जब रुपये गिरता है तो इंडिया के आईटी सेक्टर और एक्सपोर्टर्स की पार्टी होती है, क्योंकि अब उन्हें अमेरिका से आने वाले डॉलर्स के बदले ज्यादा रुपए मिलते हैं। पर दूसरी तरफ हमारा पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है, क्योंकि अब तेल मंगवाने के लिए हमें ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। करेंसी का वैल्यू इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन और ग्लोबल वॉर्स पर डिपेंड करता है। अब आते हैं आपकी जिंदगी पर। आप कॉलेज से पास आउट होते हैं, जॉब ढूंढते हैं और इंटरव्यू देते हैं। इसे कहते हैं लेबर मार्केट। लेबर मार्केट में प्रोडक्ट सामान नहीं है, प्रोडक्ट आपका अपना वक्त और स्किल्स है। फर्म्स इसे खरीदती हैं और बदले में जो प्राइस देती हैं उसे वेज यानी सैलरी कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और कड़वा सवाल आता है। अमित दिन में 10 घंटे मेहनत करता है और महीने का 50,000 रुपये कमाता है। उसी कंपनी का सीईओ सिर्फ मीटिंग्स करता है, पर वो अमित से 300 गुना ज्यादा पैसा कमाता है। ऐसा क्यों? क्या सीईओ अमित से 300 गुना ज्यादा मेहनत करता है? नहीं। इसे कहते हैं वेज गैप। कैपिटलिज्म में आपकी सैलरी इस बात पर डिसाइड नहीं होती कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आपकी सैलरी इस बात पर डिसाइड होती है कि आपको रिप्लेस करना कितना आसान है। जो कोडिंग या डेटा एंट्री अमित करता है, वो कल कोई और ग्रेजुएट थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद कर लेगा, यानी हाई सप्लाई ऑफ लेबर। पर $1 बिलियन कंपनी को चलाने वाले ग्लोबल लेवल के सीईओज दुनिया में गिने चुने हैं, यानी लो सप्लाई हाई डिमांड। एक जमाना था जब वर्कर्स अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यूनियंस बनाते थे, पर आज आउटसोर्सिंग, स्ट्रिक्ट लॉज और एआई ने इनकी ताकत तोड़ दी है। अगर मिनिमम वेज बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया तो कंपनियां ऑटोमेशन से रिप्लेस कर देंगी। इंसान को कमोडिटी समझना इस सिस्टम का सबसे बड़ा हार्श ट्रुथ है। अब आपने सैलरी कमा ली, अब क्या करेंगे? गद्दे के नीचे रखना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि इन्फ्लेशन उसे खा जाएगा। तो आप चाहते हैं पैसा पैसा बनाए। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस। फाइनेंशियल मार्केट्स का काम है एक्स्ट्रा कैश वालों को उनसे जोड़ना जिनको कैश चाहिए। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, क्रिप्टो सब इसी का पार्ट है। फाइनेंस का सबसे बड़ा रूल है रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। जहां रिटर्न ज्यादा होगा, रिस्क भी उतना ही होगा। इसलिए स्मार्ट लोग डाइवर्सिफाई करते हैं। अब आते हैं सबसे डीप पार्ट पर, इनइक्वालिटी। सबको चांस मिलता है, फिर भी कुछ लोग अमीर और बाकी गरीब क्यों? यहां आती है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। इंसान रैशनल नहीं होता, पॉवर्टी ट्रैप होता है। लोग शॉर्ट टर्म खुशी के लिए लॉन्ग टर्म सैक्रिफाइस कर देते हैं। हम सब इरैशनल हैं, लॉस अवर्जन, हाइपरबोलिक डिस्काउंटिंग सब का शिकार है। ज़ोमैटो और अमेज़न भी इसी साइकोलॉजी का यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स नंबर्स नहीं है, ये साइकोलॉजी है। आज दुनिया 3 मॉडल्स पर चल रही है: कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो दोस्तों, आज आपने देखा स्कार्सिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ट्रेड, मनी, बैंक्स, इन्फ्लेशन, जीडीपी, वेज गैप, पॉवर्टी ट्रैप सब एक ही मैट्रिक्स का पार्ट है। हर सिस्टम में ट्रेड ऑफ्स है, कोई परफेक्ट जवाब नहीं है। जो इस सिस्टम को नहीं समझता वो लाइफ भर फंसेगा। अगर आपको वैल्यू मिली हो तो सपोर्ट जरूर दिखाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।